नमन तुम्हें हे बलिदानी। आज इस प्रोग्राम में आप शहीद बाल मुकुंद पर एक रूपक सुनेंगे। आलेख है श्रीमती अंजना जोशी का, पेशकश TN कौशल की। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें हे बलिदानी। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें हे बलिदानी। नमन तुम्हें हे बलिदानी, नमन तुम्हें हे बलिदानी, नमन तुम्हें हे बलिदानी। बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों, विशेषकर अनुशीलन समिति ने समस्त भारतवर्ष में क्रांतिकारी गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्र स्थापित किए। भारतवर्ष के लगभग हर प्रांत में अनेक घटनाओं का होना इसका अकाट प्रमाण है। त्याग तपस्या के एक उज्जवल कुल में भाई बाल मुकुंद का जन्म सन 1889 ईस्वी में करियाला जिला जेहलम के स्थान पर हुआ। वह भाई मतीदास शहीद के वंशज थे। गदर क्रांतिकारी भाई परमानंद का संबंध भी इसी कुल से था। लाहौर DAV कॉलेज के स्नातक थे तथा बीटी परीक्षा में यूनिवर्सिटी में तृतीय स्थान पाया था। विद्यार्थी जीवन काल में भी वह देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत इन्होंने लाहौर में क्रांतिकारी पार्टी की सदस्यता प्राप्त की। सन 1906-1907 की देश की, विशेषकर पंजाब की राजनीतिक गतिविधियों से परिचित थे और इनका प्रभाव उन पर दिन प्रतिदिन और गहराता जा रहा था। लाला हरदयाल के सन 1908 ईस्वी में भारत लौटने पर क्रांतिकारी गतिविधियां द्रुत चाल से चलने लगी। जब लाला हरदयाल भारत से लौटने लगे तो ये दायित्व उन्होंने रास बिहारी बसु को सौंप दिया और उन्होंने लाहौर पंजाब का कार्यभार भाई बाल मुकुंद को सौंप दिया। भाई बाल मुकुंद ने अपनी बुद्धिमता, योग्यता तथा लगन का परिचय देते हुए अन्य क्रांतिकारियों के संग देशभक्ति से ओत-प्रोत साहित्य तथा पोस्टर तैयार किए और उन्हें प्रचार के उद्देश्य से बांटा गया। अत्याचार के विरोध में शस्त्र प्रयोग, बम बारूद बनाने का ढंग तथा क्रांति के लिए युवाओं को तैयार करना इनके कर्तव्य में सम्मिलित था। वायसरॉय लॉर्ड मिंटो के समय से ही क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था और सरकार भी उन्हें दबाने के लिए हर प्रयत्न करती रही, परंतु घटनाएं किसी प्रकार भी रुकने का नाम ही न ले रही थीं। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल की समाप्ति पर लॉर्ड हार्डिंग को वायसराय बनाया गया। कलकत्ता में उनका आगमन 21 नवंबर सन 1910 को हुआ। बंग भंग के पश्चात समस्याएं दिन प्रतिदिन विराट रूप धारण करती जा रही थीं और इस विभाजन को लेकर ना तो हिंदू संतुष्ट थे और ना ही मुस्लिम वर्ग। लॉर्ड हार्डिंग चाहे स्थिति के बदलाव के पक्षधर नहीं थे, परंतु घटनाक्रम ऐसा चलता गया कि विभाजन को रद्द कर कोई और रूप देने पर सहमति हो गई। ये भी निर्णय लिया गया कि इसकी घोषणा स्वयं सम्राट जॉर्ज पंचम भारतवर्ष आकर करें। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसकी तिथि 12 दिसंबर 1911 निश्चित की गई। ये एक भव्य प्रदर्शन था जिसमें भारतवर्ष के सैकड़ों राज रजवाड़ों के शासक अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा में उपस्थित थे तथा नतमस्तक भी। उद्देश्य ये था कि इस माध्यम से ये दर्शाया जाए कि समस्त भारतवर्ष ब्रिटिश सरकार को मान्यता प्रदान करता है। निश्चित तिथि पर सम्राट की ओर से 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
प्रथम बंग भंग रद्द, जिसके स्थान पर नई प्रशासकीय इकाइयां बनी। द्वितीय, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदल दी गई। ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया हो, हिंदू तथा मुस्लिम वर्ग संतुष्ट हो गए हों, परंतु ये सब स्वप्न ही साबित हुआ, जिसका सही रूप कुछ और ही था। एक नई घटना होने वाली थी जिसने इस स्वप्न को तोड़ना था। बंग भंग रद्द करने का कानून 25 मार्च 1912 को पारित हुआ, जिस पर मान्यता की शाही मुहर 25 जून 1912 के दिन लगी। नई राजधानी में वायसराय के प्रवेश की तिथि 23 दिसंबर 1912 निश्चित हुई। जुलूस रेलवे स्टेशन से चला और चांदनी चौक तक पहुंचा। वायसराय हार्डिंग हाथी पर सवार थे। अकस्मात कहीं किसी ओर से एक बम वायसराय की ओर फेंका गया। वायसराय हार्डिंग की पत्नी तो बच गई, परंतु वायसराय स्वयं घायल हो गए और रक्त बह जाने के कारण बेहोश हो गए। उनके पीछे छत्र लिए खड़ा हुआ कर्मचारी मारा गया तथा एक अन्य सेवक को लगभग 30-40 छोटे घाव आए। कुछ समय पश्चात वायसराय को जब होश आया तो उन्होंने आदेश दिया कि कार्यवाही पहले की तरह ही चले और उनके भाषण को वायसराय की काउंसिल के किसी शीर्ष सदस्य ने पढ़ा। वायसराय को समझ आ गया कि केवल सख्त रवैया भारतवर्ष के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि उनकी नब्ज को पहचान कर ही लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। दूसरी ओर क्रांतिकारियों की धारणा थी कि जब तक ब्रिटिश राज्य रहेगा भारतवर्ष में, तब तक यहाँ की जनता प्रशासन तथा उसके हिमायतियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेगी, जिसमें हर तरीका जायज ही माना जाएगा, चाहे इसमें शस्त्रों का प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। सरकार के सामने बड़ा प्रश्न ये था कि बम किसने फेंका। कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था कि 17 मई 1913 को एक घटना और घट गई। लाहौर लॉरेंस बाग में मंटगोमरी हॉल के बाहर, जहां गोरे लोग सामान्यतः नाच गाने में भाग लेते थे, वहां एक और बम विस्फोट हो गया। अब इन दो बमों से संबंधित जांच जोरों से शुरू हुई। एक तलाशी के मध्य कलकत्ता से अवध बिहारी का नाम मिला और मास्टर अमीर चंद के दिल्ली के घर का पता भी मिल गया। पत्र जो मिला उस पर भेजने वाले का नाम था MS अर्थात मेहर सिंह। छानबीन से स्पष्ट हुआ कि पत्र किसी दीनानाथ ने लिखा था। बस दीनानाथ के नाम के कई व्यक्ति पकड़े गए, जिनमें पत्र लिखने वाला दीनानाथ भी शामिल था। जांच पड़ताल करने वाला पुलिस अधिकारी इतनी भयानक आकृति वाला साबित हुआ कि उसकी अग्नि उगलती आंखें देखकर दीनानाथ इतना भयभीत हुआ कि उसने सब जानकारी दे दी। उसी ने भाई बाल मुकुंद के नाम की भी चर्चा की। उसके बयान के आधार पर 12 व्यक्ति पकड़े गए। भाई बाल मुकुंद को 16 फरवरी 1914 के दिन जोधपुर से पकड़ा गया। उनके जोधपुर वाले घर के अतिरिक्त करियाला वाले घर की भी तलाशी ली गई और दोनों घरों के फर्शों को 2 गज गहराई तक उखाड़ा गया, परंतु कोई भी बम, शस्त्र तथा भेद मूलक दस्तावेज नहीं मिला। भाई बाल मुकुंद पर मुकदमा चलाया गया। आरोप ये था कि लॉरेंस बाग का बम तथा तख्ता पलटने की योजना के वही करता धरता थे, क्योंकि वे लाहौर क्षेत्र के जथेदार थे। बड़ी अदालत का जज अपील के फैसले में स्वयं लिखता है। प्रथम, यह सही तौर पर कहा गया है कि उसके जोधपुर तथा करियाला के घरों से कुछ भी सामग्री ऐसी उपलब्ध नहीं हुई जिससे उसका दोष साबित होता हो, और न ही लॉरेंस बम घटना में उसका कोई सीधा स्पष्ट संबंध साबित होता है।
इस पर भी जज का मानना था। क्या हुआ यदि उनसे लाहौर में बम चलाने से पहले पूछा नहीं गया? क्या हुआ कि यदि वह उन दिनों लाहौर में नहीं था? क्या हुआ यदि इस बात का भी प्रमाण नहीं कि बाद में उन्हें बम चलाने की खबर दी गई? आखिर षड्यंत्र तो वह कर ही चुका था, बस इसी से वह हत्या का जिम्मेदार है और कानून के अनुसार उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस बम दुर्घटना में एक मृत्यु तो हुई ही थी। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रमाण उपलब्ध ना होने पर भी सजा क्यों? कानून का सिद्धांत ये है कि चाहे 100 अपराधियों को प्रमाण के ना होने पर छोड़ना पड़े, परंतु किसी भी अवस्था में निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो कारण क्या हो सकता है उन्हें सजा देने का? अगस्त 1928 में क्रांति पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में इसका उत्तर मिलता है। यह लेख या तो सरदार भगत सिंह द्वारा लिखा गया या उनके किसी अन्य साथी द्वारा। उसमें लिखा था कि ओडवायर इस सोच का व्यक्ति था कि दोषी अथवा निर्दोष कुछ को दंडित किया ही जाना चाहिए, ताकि ब्रिटिश सरकार का सम्मान तथा प्रभुत्व बना रहे। फांसी की सजा भाई बाल मुकुंद ने प्रसन्नता पूर्वक सुनी, क्योंकि वह जानते थे कि ब्रिटिश सरकार को इसी में दिलचस्पी है। फांसी का फंदा उन्होंने स्वयं अपने गले में धारण किया। दोनों ओर की मनस्थिति यूं बयान होती है। तुझे ज़िबा करने की खुशी और मुझे मरने का शौक, मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सयाद की है। उन्हें 8 मई 1915 के दिन दिल्ली जेल में फांसी दी गई। मास्टर अमीर चंद तथा अवध बिहारी को भी इसी दिन फांसी दी गई। एक अन्य साथी बसंत कुमार बिस्वास को अंबाला जेल में 10 मई 1915 को फांसी पर लटकाया गया। दिल्ली में जहां आज आजाद मेडिकल कॉलेज है, वहां दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने मई 1970 को एक पत्थर लगवा दिया, शहीदों के स्मृति चिन्ह के रूप में। भाई बाल मुकुंद जी की पत्नी राम रखी 2 बार उनसे जेल में भेंट करने गई। खाने तथा सोने के संबंध में पूछा तो उत्तर मिला, रेत मिली जली रोटी मिलती है खाने को, और गर्मी में भी 2 कंबल मिले हुए हैं काल कोठरी में सोने को। उसी दिन से राम रखी ने भी वही कुछ अपना लिया, पति की यातनाओं के अनुरूप। 8 मई 1915 के दिन घर के बाहर से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। राम रखी समझ गई कि क्या हुआ होगा। नहाकर दुल्हन की तरह सज संवर कर एक चबूतरे पर ऐसी बैठी कि उसी समाधि अवस्था में उसी दिन प्राण त्याग दिए। अपनी मृत्यु से उसने क्रांतिकारी के बलिदान को और अधिक सुंदर बना दिया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के संबंध में सच्चाई कुछ भी हो, परंतु ये स्पष्ट ही है कि भाई बाल मुकुंद सच्चे देशभक्त थे और क्रांति के रस में पूर्ण रूपेण लिप्त थे तथा ब्रिटिश दासता से देश को मुक्त करवाने के प्रबल इच्छुक थे। चाहे उनके विरुद्ध प्रमाण का अभाव रहा हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस घटना में चाहे दर पर्दा उनका हाथ अवश्य ही था, चाहे सैद्धांतिक रूप में प्रमाण के अभाव में उन्हें निर्दोष ही करार देना चाहिए था। खोज करने वाले अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम बसंत कुमार बिस्वास ने फेंका था और ये बात फांसी से एक दिन पहले उसने स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर को बताई थी। दूसरा विचार ये भी है कि स्त्रियों के समूह में 2 व्यक्ति बुर्का पहने शामिल थे और उन्हीं में से किसी एक ने घटना को कार्यान्वित किया होगा। कुछ भी है, सत्य तो यही है
कि भाई बाल मुकुंद ने शहीदी पाकर एक राह बना दी अन्य बलिदानियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने की मंजिल, अंग्रेज दासता से छुटकारा पाने की मंजिल, देश को स्वतंत्र करवाकर स्वतंत्रता की रक्षा करने की मंजिल। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, हे बलिदानी, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, हे बलिदानी, नमन तुम्हें, हे बलिदानी, नमन तुम्हें, हे बलिदानी, नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें हे बलिदानी। इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे शहीद बाल मुकुंद पर एक रूपक। आलेख श्रीमती अंजना जोशी, विशेष सहयोग सोहन कुमार, भाग लेने वाले कलाकार सुखविंदर सुखी, अमन देव जोशी और सोहन कुमार। पेशकश TN कौशल।